बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं होने दिया। बहरहाल वो सीनियर तरीन जज हैं और उनका मंसूबा कामयाब हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जजेस की मीटिंग में, जिसमें वो सऊदी अरब से होते हुए भी शरीक हुए थे वीडियो लिंक के जरिए, उसमें एक मंसूबा दिया था और उस मंसूबे का ट्रायल किया गया। 1 महीने के लिए अभी शुरू हुआ और फिर इसको 6 माह पर लेकर जाना है। तो वो पहले ही हफ्ते में तजर्बा कामयाब हो गया है मंसूर अली शाह साहब का। इस पर हम बात करेंगे। फिर आज एक केस में, सुप्रीम कोर्ट के केस में, मंसूर अली शाह साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं आईनी बेंच के हवाले से। वो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं, सबसे बड़ी खबर बने हुए हैं कि वो इशारा दे चुके हैं कि मखसूस नशिस्तों का केस हो या दीगर केसेस हों, आईनी केसेस का भी उन्होंने इशारा दिया है कि फिर जो आएगा वो सुनेंगे तो हम ही। तो ये क्या मामला है? जाहिर है कि इसकी वजह से अब सारे हिल के रह गए कि मंसूर अली शाह साहब तो पीछे नहीं हट रहे। ये क्या चक्कर है? इसकी हमने तफसील से बात करनी है, पूरी डिटेल उसकी आ गई है आज के केस की, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ने ये क्या कह दिया है कि आईनी बेंच अगर आईनी है तो क्या हम गैर आईनी हैं? जब तक आईनी बेंच नहीं होते तो हम क्या करेंगे? हम नहीं केस सुनेंगे क्या? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो डायनामिक्स बदल जाएंगे, तहरीक इंसाफ कहीं ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद, और उनका ये ख्याल है कि अब आईनी बेंच बन गया है तो वहाँ रिव्यू में हम चले जाएंगे, वहाँ पर चीज़ें बदल जाएंगी। मगर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि क्या एक आईनी बेंच जिसकी तादाद कम है और एक 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो उसके खिलाफ फैसला दे सकता है, रिव्यू उसका सुन सकता है? तो ये डिबेट आगे जाके आएगी, जिसमें मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला या रिमार्क्स हैं वो बड़े वाज़े हैं। वो तो फैसला कर चुके कि ऐसा नहीं हम होने देंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद होगा और शायद जस्टिस याया अफरीदी को भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो बहुत अहम है 9 मई के हवाले से, और तहरीक इंसाफ के लोगों के कारकुनों के खिलाफ जो इंसदादी दहशतगर्दी मुकदमात हैं उस हवाले से। पहले मैं चाह रहा हूं कि वो डिस्कस कर लें, क्योंकि 1.5 साल से मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। अब हालिया मीटिंग हुई थी इंसदादी दहशतगर्दी के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस की, और उसमें याया अफरीदी साहब ने कहा कि जी कोई मुदाखलत नहीं होगी और केसेस का फैसला जल्दी किया जाएगा। हज़ारों केसेस पेंडिंग हैं। अब 1.5 साल से केसेस पेंडिंग है और चालान ही हुकूमत की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जमा ही नहीं हुए। चालान जब जमा होगा फिर केस उसके बाद आगे बढ़ेगा कि जी ये इन पर इल्ज़ाम साबित हो गया हमारी नज़र में, यानी पुलिस ये कहती है कि हमारे नज़र में ये हम इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये हमारा एविडेंस है और अब इसको ये मौका दिया जाए कि इसका ये दिफा करे। वही नहीं हो रहा, जबकि 25 दिन के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें फैसला कर सकती हैं। तो 1.5 साल इन्होंने लटकाया। फिर 3 तरह के मौक़िफ़ सामने आए, लेकिन जो अहम बात मैंने आपको बतानी वो है कि इसमें जो निगरान जज बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी जो तमाम पंजाब के केसेस देखेंगे, पंजाब के इंसदादी दहशतगर्दी के केसेस जो जजेस देख रहे हैं, उनके ऊपर जो निगरान है वो है मलिक शहजाद अहमद खान साहब, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस किया, जिनके हवाले से ये खबर भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने ट्रिब्यूनल्स लगाए थे, आज़ाद ट्रिब्यूनल्स, यानी जजेस जो थे, कि उन्होंने देखना था और सारा ये इलेक्शन खुल जाना था, सारी धांधली पकड़ी जानी थी। इसलिए इनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया कि ये तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हुए बड़े दबंग फैसले कर रहे हैं, तो उड़ा देगा सारा इलेक्शन ही। फिर उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के जजेस भी लगाए थे जो आज़ाद जजेस थे। फिर उनके होते हुए एक जज पर मुदाखलत और धमकी और सब कुछ हुआ, तो इन्होंने कहा कि इसका जो खत आया है इसको 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, उनके खत के साथ देखा जाए, लेकिन काजी फैसल साहब ने उसको देखा ही नहीं। अब जब मीटिंग हुई और चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा है कि कोई मुदाखलत नहीं होगी, क्योंकि शहजाद साहब, ये बड़ी अहम बात है, ये गौर से सुनिएगा, शहजाद साहब ने, चूंकि उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि उनके होते हुए जब वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो ये मुदाखलत वगैरह हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो सब हुआ है और इस तरह की बात की। तो याया अफरीदी साहब ने उनको खामोश करा दिया, नहीं, कि अब हुकूमत ने कह दिया अब ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल अब जजेस को ज़ाहिर पैगाम चला जाएगा। ऊपर वो जज बैठा हुआ है जो सारा मॉनिटर कर रहा होगा, कि जो इतना आज़ाद ख्याल और ज़मीर की आवाज़ के साथ चलने वाला, जो जजेस के साथ खड़े होने वाला था, तो अब उससे फ़र्क पड़ेगा। और ऊपर से चीफ जस्टिस कह चुके हैं पूरी मीटिंग में कि जल्दी फैसले करें, तो कुछ फैसले तो हों, लेकिन अब केसेस का क्या है? 9 मई के मुकदमात पेशावर से, तो वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से तो सारे ही बरी हो गए, जबकि वहाँ पर ज़्यादा ख़तरनाक हमले हुए थे। अब पंजाब में असल कहानी है, यहाँ पर जो तो IPP में शामिल हो गए, जिन पर ज़्यादा बड़े इल्ज़ाम थे, वो सब तो छूट गए। छूटना क्या, उन पर केस ही नहीं बनाए गए, कुछ भी नहीं हुआ, और उसमें बहुत से लोग हैं।
جو آئی پی پی میں شامل ہوتا چلا گیا سب کے کیس ختم ہو گئے. تو یہ سب کیسے وہ پروو کریں گے کہ جی یہ انوسینٹ تھے, جو پرائمری سسپیکٹس تھے, باقی کارکن ہم نے پکڑ لیے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر فواد چودھری صاحب, ان کے اوپر الزام یہ کہ وہ لاہور میں تھے, ایک کیس یہ ہے, ایک ہے نہیں وہ اسلام آباد میں تھے, وہاں پر کسی زوم میٹنگ میں انہوں نے پلاننگ کی اور یہ سب کچھ کیا. اب آپ ایک وقت میں ایک جگہ پر دو بندے کو کیسے کریں گے؟ تو اتنے لوپ ہولز ہیں, اتنے اس میں مسائل ہیں, کیسے اس کو ثابت کیا جائے گا؟ اور اگر زبردستی کروا بھی لیا گیا, کیونکہ اب تو ایک تو ججز کو بھی پتا ہوگا, اگرچہ شہزاد صاحب نے جو انسداد دہشت گردی کے جج لگائے تھے ان کو بدل دیا گیا, ان کی جگہ پر دوسرے جج لائے گئے, اور جسٹس عالیہ نیولم بنی, ظاہر حکومت ان کو چاہتی تھی, ان کو بنایا, اور اس کے بعد ججز بدلے. لیکن جب ایک بندے کا رول ثابت ہوگا تو سزا دی جائے گی. اچھا اگر وہ زبردستی سزا دلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر شہزاد صاحب بیٹھے ہیں, وہ کہہ تو نہیں سکتے کہ یوں کریں ایسے کریں, لیکن وہ دیکھ تو رہے ہوں گے, ایک ان کو پتا ہوگا کہ بھائی جج دیکھ رہا ہے, کوئی ایویڈنس ہوگا تو ہم نے سزا دینی ہے. اب اگر زبردستی کہیں سزا دی جاتی ہے تو پھر وہ ہائی کورٹ میں معاملہ آئے گا. ہائی کورٹ میں پہلے ہی ضمانتیں مل چکی ہیں, تو جب ضمانت ہائی کورٹ سے ہوگی, ہو نیچے سے ریجیکٹ ہوئی, کیس تو نیچے چلتا رہتا ہے, تو ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے تو نظر آتا ہے کہ اس میں ایویڈنس ہی اس طرح کا نہیں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ تین طرح کا ایک بیان بنایا گیا, 3 مختلف طرح کا ہے. تو ایک ہی کیس میں جب آپ 3 طرح کی پروسیکیوشن چلا رہے ہوں گے, 3 طرح کے بیانات ہوں گے, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, سینٹر اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید ہے, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ ہیں, یہ لوگ ہیں اور بہت سے لوگ, تو ان کے تو کیس ہی نہیں آگے بڑھ سکے. پھر کہا جاتا ہے کہ جی کیس نہیں چل رہے فلانی, تو حکومت نے نہیں چلائے. تو ان کا کسی طرح سے بھی فیصلہ ہوتا ہے اور انصاف پر مبنی ہو, جس کا جو قصور ہے اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے, لیکن بے قصور تو کسی کو نہیں اندر رہنا چاہیے کہ آپ کو ایویڈنس نہیں ہے. اور پھر ایسے کرمنل کیسز میں اسناد ملک صاحب کی پوری اس پہ ویڈیو ہے کہ آپ کو کیس ثابت ہی نہیں صرف کرنا, بیونڈ ڈاؤٹ ثابت کرنا ہے کہ بس جی یہاں بظاہر لگ رہا ہے کہ کسی نہیں, آپ نے بغیر کسی شک و شبے کے ثابت کرنا ہے, شک کوئی نہ رہ جائے کہ ہاں ان کی اس طرح سے انوالومنٹ تھی. پھر کیس ایسا بنایا گیا کہ یہ ایک سازش تھی اور بیٹھ کر بنایا گیا, یہ تھا, اس میں سارے انوالو تھے, وہ میٹنگ ہوئی, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ کس طرح سے کریں گے, یہ ایک بات ہے. اچھا اب اس کے علاوہ منصور علی شاہ صاحب کا منصوبہ جو کامیاب ہوا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک مینجمنٹ پلان دیا تھا کہ کیسز کی تعداد ہم تیزی سے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں ان کا جو پلان تھا اس کو لاگو کیا گیا, اور اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سعودی عرب میں ہوتے ہوئے جو فارمولہ دیا تھا اس کے تحت اب یہ ہوا ہے کہ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں جو مقدمات کی تفصیل سامنے آئی وہ بڑی زبردست ہے. ایک ہفتے میں 302 مقدمات دائر ہوئے, جبکہ 679 مقدمات نمٹائے گئے, یعنی 2 گنا سے بھی زیادہ کیسز ہم کہہ سکتے ہیں نمٹا دیے گئے, جتنے دائر ہوئے اس سے دگنے سے بھی زیادہ. ایک ہفتے میں دائر کیے گئے مقدمات سے 377 مقدمات نمٹائے گئے. 5 نومبر کو 38 مقدمات دائر ہوئے اور 220 مقدمات نمٹائے گئے. سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا مقدمات کی تعداد 59,435 ہے, جبکہ یحییٰ افریدی صاحب جب چیف جسٹس بنے اس وقت 59,782 تھی. تو کیسز کی تعداد اب کم ہونا شروع ہو گئی ابھی شروع میں ہی. تو منصور علی شاہ صاحب نے جو پلان دیا تھا کس طرح ہم کیسز جلدی سن سکتے ہیں وہ اب کامیاب جا رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کی بریکنگ نیوز بھی آ گئی ہے. انہوں نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے, سوابی جلسے میں ہم نے لاہ عمل دے دیا ہے, اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے, ہمارا احتجاج آئین, جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی آئندہ چند روز میں وہ مارچ کی تاریخ میں وہ بتائیں گے. مارچ کی تاریخ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میں خود اعلان کروں گا. عمران خان کا ڈیالہ جیل سے اعلان آ رہا ہے سب, اور سب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو یہ بڑا اہم ہے, کیونکہ اس میں عمران خان بتا رہے ہیں کہ ان کا پلان کیا ہے احتجاج کا. اس میں آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. عمران خان نے بات کہی ہے. تحریک کے انصاف کے عہدیدار, ممبران اسمبلی, ناظمین, ٹکٹ ہولڈرز, ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کریں کہ آئندہ چند دن میں تاریخ دے دوں گا, تو اس کے لیے آپ کام شروع کر دیں. ہم نے اب یہ فائنل کال دینی ہے, اور اب حکومت کے لیے ظاہر ہے کہ خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے. عمران خان نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بات صحیح تھی کہ عمران خان خود کال دیں گے اور آئندہ چند دنوں میں دیں گے, اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ تیاری کر لیں. آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تحریک انصاف کے عہدیداران, ممبران اسمبلی, ناظمین, ٹکٹ ہولڈر, ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کر دیں.
हुकूमत की कारस्तानियाँ देखें अब कि हुकूमत हर चीज़ को जिस तरह कंट्रोल करना चाहती है और अवाम के टैक्सों का पैसा ऐसे बहा रही है कि पाकिस्तान से ज़्यादा तो अमीर मुल्क ही कोई नहीं। उसी में एक और स्कैंडल सामने आ गया है। महविश कमास खान सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, कहती हैं पीटीवी के फंड से हुकूमत अपना सोशल मीडिया सेल चलाने का सोच रही है। आधे लोग पीटीवी में बिठाए जाएंगे और आधे नून लीग के ऑफिस में, पीटीवी ऑफिस में वाले चैनल के लिए काम करेंगे और नून लीग ऑफिस वाले मुस्लिम लीग नून के लिए, लेकिन तनख्वाह पीटीवी के फंड से ही दी जाएगी। ज़राए से खबर है, अंदाजा लगाइए आप। यानी इतनी दौलत है इनके पास, इतना पैसा है, अरबों डॉलर है, लेकिन तनख्वाहें ये सरकारी इदारों से दिलवाएंगे अपने लोगों को और उन्हीं के तहत चलवाएंगे। वैसे भी पीटीवी में जो लोग हायर किए जाएंगे उनको पता होगा कि नून लीग हमें हायर कर रही है तो हमने वैसे भी उनके लिए काम करना ही है। पीटीवी में तो होता ही है हुकूमत के तर्जुमानी, लेकिन उसके अलावा वो पर्सनली भी करेंगे तो तभी तनख्वाहें और ये सब कुछ मिल रहा होगा। आखिर में जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने आखिरकार तस्दीक कर दी है जी कि हमारे राब्ते हो रहे हैं और राब्ते चल रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी सिर्फ ये नहीं कि अचकज़ई साहब से या मौलाना फजलुर रहमान से, बल्कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई के लोगों से भी राब्ते हैं। महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान के साथ पीटीआई के लोगों से भी राब्ते हैं, ये बात उन्होंने की है। बाकी वो कह रहे हैं जी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और मंसूर अली शाह साहब के जो आज के रिमार्क्स हैं, जो इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ बने हुए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब तो पीछे हट ही नहीं रहे, वो तो दबाव में आ ही नहीं रहे। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? अगर हम खुद आईनी मुकदमे का फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? अगर हम आईनी मुकदमे का फैसला खुद कर दें तो फिर कौन रोकेगा? हम तो फैसला दे देंगे। नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से टैक्स से मुतालिक एक मुकदमे की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा हुआ। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर केस सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? अगर कोई आईनी बेंच अभी नहीं बना तो हम जो है ये क्या गैर आईनी है? तो ये गैर आईनी जो बेंच बैठा है इसने क्या करना है? फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने रिमार्क्स दिए कि मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता, आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, हम इस केस को सुन भी लेंगे तो कोई हमसे पूछ नहीं सकता। उन्होंने कहा जी हम अगर सुन रहे हैं तो कौन पूछ सकता है, हम फैसला भी दे सकते हैं। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता। वकला की तरफ से भी कोई मुआवनत नहीं आ रही। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस्तफसार किया कि अभी हम ये केस सुन सकते हैं या नहीं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा थोड़ा वक्त दें तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि सेक्शन 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी, जिसमें भी वक्त लगेगा। कमेटी इसका फैसला करेगी कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच। तो फिर ये मामला आगे लटका दिया गया और इसको उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा ठीक है फिर इसको फिलहाल मुलतवी कर देते हैं। तो ये जनाब मंसूर अली शाह साहब की सोच नज़र आ रही है और जाहिर है कि कई जजेस उनके साथ होंगे। तो ये जाहिर है कि हुकूमत के लिए फ़िक्र की बात है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पीछे नहीं हट रहे, वो दबाव में नहीं आ रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।